नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लाउड फार्मर्स शो। 24 घंटे घड़ी देख करके बचे हुए हैं जब दिल्ली की सड़कों पर किसान ही किसान दिखाई देंगे। जितना भव्य दृश्य राजपथ का होगा, राजभवन राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का होगा, उतना ही भव्य, मैं उससे ज्यादा तो कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उतना ही भव्य दृश्य दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे होगा। उतना ही भव्य दृश्य दिल्ली की किसी भी सीमा से, जहां से दिल्ली में घुसने का रास्ता है, और वो 60 किलोमीटर तक जिधर भी नजर जाएगी आप देखेंगे किसानों के ट्रैक्टर हैं। और अगर 1 लाख ट्रैक्टर हैं, जो कि अंदाज है कि 1 लाख से ज्यादा की संख्या होगी, अगर 1 लाख ट्रैक्टर हैं तो आप समझ लीजिए दिल्ली की सड़कों के ऊपर, क्योंकि एक ट्रैक्टर पे 5 लोगों के बैठने की अनुमति सरकार ने या पुलिस ने दी है, 5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर कम से कम 24 घंटे के बाद कल दिखाई देंगे, जिनके ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा होगा और किसानों के नारों का आज जमीन से आकाश तक गुणगान होगा। उनकी मांग होगी तीनों किसान विरोधी बिल, कृषि विरोधी जो अध्यादेश आए हैं, जिन्हें कानून बना दिया गया है संसद में, उन्हें रिपील करो, उन्हें वापस लो, समाप्त करो, संसद में लो, राष्ट्रपति के आदेश से लो, कैसे भी लो, पर ये तीनों किसान विरोधी कानून वापस होने चाहिए। और दूसरा, उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर के कानून फौरन बनाया जाना चाहिए। ये कल दिल्ली देखेगी, लेकिन दिल्ली एक और चीज देखेगी, वो किसानों का एक राष्ट्रीय आंदोलन देखेगी। वैसा राष्ट्रीय आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश को आजादी दिलाने के लिए हुआ था, वैसा ही अहिंसक, वैसा ही शांति प्रिय आंदोलन कल दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देगा, जिसका नेतृत्व किसान कर रहे होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ किसान, मेरा अंदाजा नहीं होंगे, इसमें नौजवान भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, अपने दर्द तकलीफ को बताने वाले लोग भी होंगे, जो शायद मोटरसाइकिलों पर होंगे, शायद पैदल होंगे। लेकिन हाँ, किसानों का अश्वमेध घोड़ा जो आज ट्रैक्टर के रूप में सामने आया है, ट्रैक्टर के ऊपर किसान आगे होंगे, उसके पीछे बाकी लोग होंगे। कल का दृश्य अद्भुत होगा। सारी दुनिया से लोग इसको कैद करने के लिए कैमरों में और अपने टीवी कैमरों में शूट करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। यही परीक्षा है भारतीय समाचार माध्यमों की, वो क्या दिखाते हैं। विदेशी चैनल तो दिखा रहे हैं, विदेशी तो बहुत साफ साफ दिखा रहे हैं किसानों का जज्बा, किसानों की मांग, किसानों का दुख, किसानों का कष्ट सहने का कोई सीमा नहीं है, ये दिखा रहे हैं। लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं? हम एक संदेह पैदा कर रहे हैं। भारत के समाचार माध्यम, जिनमें टेलीविजन प्रमुख है, एक संदेह पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के इतने ट्विटर हैंडल जो इंटेलिजेंस के लोगों ने कल कहा टेलीविजन के ऊपर, तो ये सामने आई कि 338 से ज्यादा ट्विटर हैंडल कंफ्यूजन फैलाने के लिए पाकिस्तान से चल रहे हैं। मैं सरकार से ये कहता हूं, जब आपको मालूम है, आप कश्मीर में या देश के जिन हिस्सों में आप चाहते हैं, जब चाहे तब इंटरनेट बंद कर देते हैं, जब चाहे तब आप जैमर लगा देते हैं। आप इन 338 हैंडलर्स की जो लिस्ट आपने दिखाई है, उसे आप बंद नहीं कर सकते, जाम नहीं, उसका जैमर नहीं लगा सकते। लेकिन अफवाह फैलाना और होने वाली घटना को रोकने में दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि अफवाह फैलाने में और देश की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर और हमारी काम करने वाली वो एजेंसीज जो इन सब का मुकाबला करती हैं, काउंटर एजेंसीज, उन सब की साख के ऊपर सवाल खड़ा करने वाला अगर कोई है, खुद सरकार के कुछ मंत्री हैं और हमारे टेलीविजन चैनल हैं। सरकार के मंत्री, स्वनामधन्य कृषि मंत्री, लगातार कह रहे हैं ये ऐसा आंदोलन है जिसे कोई अदृश्य ताकत चला रही है। अपने लोगों के ऊपर संदेह पैदा करने का काम देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कोई अदृश्य शक्ति इस आंदोलन को चला रही है, जिसे नरेंद्र तोमर और उनकी नहीं सरकार नहीं समझ पा रही है अदृश्य शक्ति क्या है। लेकिन अदृश्य शक्ति आंदोलन चला रही है और वही समझौता नहीं होने दे रही। किसान तो समझौता करना चाह रहे हैं, अरे उन किसानों को भी तो सामने लेके आइए जो समझौता करना चाहते हैं। आपके जेबी संगठन नहीं, किसानों के असली संगठन, जिनका 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन न हुआ हो, जिन्होंने इन मांगों के समर्थन में कहीं धरना जुलूस प्रदर्शन किया हो कि ये कानून लागू होने चाहिए, और फिर आप कह रहे हैं कि एक अदृश्य ताकत समझौता नहीं होने दे रही। अदृश्य ताकत के बाद सरकार सामने आई और टेलीविजन चैनल सामने आए पाकिस्तान को लेकर, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि हम कितने परमवीर हैं, महाबली हैं, हनुमान जी के अवतार हैं, उन्हें पूजते हैं। और हमारा कोई भी चुनाव, राज्यों का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, हैदराबाद का चुनाव हो, नगर निगम का कोई भी चुनाव, बिना पाकिस्तान का नाम लिए पूरा ही नहीं होता। क्योंकि अगर पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, बंगाल में भी आ गया, बिना पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा तो मौजूदा सत्ताधारी लोग चुनाव कैसे जीतेंगे। ये शायद उनका विश्वास है, उनका परम विश्वास है, उनका अंधविश्वास है, या उनकी सचमुच ये प्रतीति है। बिहार का चुनाव हुआ, वहां के लोगों ने और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री ने पाकिस्तान का नाम ले लिया। बिना पाकिस्तान का नाम लिए हमारा कोई काम पूरा नहीं होता। और अब किसान आंदोलन को पाकिस्तान के लोग समर्थन दे रहे हैं, पाकिस्तान से समर्थन आ रहा है, खालिस्तानी आ रहे हैं, जैसे जैसे नारों से विभूषित किया जा रहा है। और इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी धार्मिक त्योहार हो, कोई राष्ट्रीय त्योहार हो, उससे पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना एक कर्तव्य पूरा करती हैं, वो एक चेतावनी, जिसको कहते हैं रेड अलर्ट, राज्यों को भेज देती हैं। उनका काम पूरा। अरे जब तुम्हें इतना पता चल गया तो जो लोग ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो लोग जिनके बारे में आप चेतावनी दे रहे हैं, आपका पुलिस के साथ एक्टिव सहयोग नहीं है क्या? आप उन्हें पकड़वाते क्यों नहीं है घटना से पहले? नहीं, लेकिन आप एक रेड अलर्ट भेज के अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हैं, ताकि कोई घटना होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ये हो जाएगा हमने तो चेतावनी दे दी थी और चेतावनी दे दी इसीलिए ये घटना नहीं हुई। तो ये दरअसल है क्या कि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत आसान काम करने लगी। पिछले 8-10 सालों से एजेंसीज के पास देश के दुश्मनों को पकड़ने का काम नहीं है, घुसपैठियों को पकड़ने का काम नहीं है, आतंकवादियों को पकड़ने का काम नहीं है। उनका काम है राजनेताओं के पीछे पूरी ताकत से लगे रहना और सच्ची झूठी रिपोर्ट सरकार को देना, चाहे राज्य की एजेंसीज हो या दिल्ली की एजेंसीज हो, केंद्र सरकार की। और ये उनके लिए सबसे आसान है। आप उनका टेलीफोन टैप कर लो, कानून आप तोड़ते हैं, लेकिन इल्जाम उसके ऊपर लगाते हैं। अब कोई नहीं कहता कि टेलीफोन टैप होने के नियम सरकार ने बना रखे हैं और ये एजेंसीज उन नियमों का पालन करती है। नहीं, वो टेलीफोन आपको टैप करेंगी, आपकी बातचीत सुनेंगी, आप कहीं जा रहे हैं सामाजिक समारोह में किसी मित्र से मिलने या अकेले जा रहे हैं, आपके पीछे एक गाड़ी चलेगी जिसमें ऊपर 3-4 छतरियां लगी होती हैं। वो छतरी आप जहां देखें समझ लें कि वो गाड़ी आपका पीछा कर रही है, ये मान के, क्योंकि है 50 गज की दूरी से, वो आपके गाड़ी से, कार से होने वाले किसी भी बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकती है, सुन सकती है। भले ही आप अपने दोस्त से, अपनी पत्नी से, अपने बेटों से, बच्चों से, किसी से बात कर रहे हैं, और वो उनके लिए बहुत बड़ा काम है कि हमने ये बातचीत टैप कर ली और उसकी एक रिपोर्ट बना करके कि इसमें ये शब्द रहस्यात्मक हैं, ये आदमी रहस्यात्मक बात कर रहा था। आपका कर्तव्य पूरा। आपने सरकार को जानकारी दे दी कि राजनीतिक नेताओं का ये काम हो रहा है, ये षड्यंत्र हो रहा है, उनसे ये लोग बात कर रहे हैं, बस उनका काम पूरा। भले ही टहलते हुए हिंदुस्तान में आतंकवादी आ जाएं और बम विस्फोट करके चले जाएं। हमारे मजे की चीज ये है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर सुरंग, अब 2 दिन से लग रहा है कि सुरंग पाकिस्तान खोल रहा है। पाकिस्तान अगर सुरंग खोद रहा है, खोल रहा है, बना रहा है, तो आपको तभी क्यों पता चलता है जब सुरंग बन जाती है, जब आप उसका पूरा दोनों सिरा दिखा देते हैं।
तब क्यों पता चलता है? सुरंग खोदने की 2 घंटे की कोई मशीन नहीं है जो लगा दो और आपने सुरंग खोद ली। खोदने में हफ्ता 10 दिन लगता है, क्योंकि जो सुरंग हम टेलीविजन पे देखते हैं पाकिस्तान की खोदी हुई, वो सुरंगें ऐसी हैं जो बड़ी करीने से गुफा जैसी बनाई हुई है, जिसमें आदमी चल सकता है, दौड़ सकता है। वो ऐसी नहीं है कि जैसे हमको कश्मीर में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा छेद है, उसी में लोग सोते हैं। ये जो सुरंगें इस समय दिखाई जा रही हैं पाकिस्तान को का नाम लेकर के, वो सुरंगें तो बड़े करीने से और एक एक साइंटिफिक ढंग से बनाई हुई सुरंगें। उनको बनाते समय हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हमारे पास तो इजराइल के आए हुए ऐसे यंत्र लगे हैं जिसके ऊपर हमने अरबों रुपए खर्च किए हैं, जिसके बारे में जब वो आए थे तो ये ही टेलीविजन चैनल सरकार के हवाले से कह रहे थे कि अब अगर सीआर का बच्चा भी सीमा क्रॉस करेगा, हमें पता चल जाएगा, हम इंटरसेप्ट कर लेंगे। तो क्या वो सारे पैसे कमीशन में चले गए, खाने के नाम पे चले गए? ये सुरक्षा यंत्र जितने हमने खरीदे वो सब बेकार हैं। वो सुरंग खोद लेते हैं, हमारे यंत्र पकड़ नहीं पाते। वो वहां से टहलते हुए आते हैं, वारदात करके गायब हो जाते हैं, हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। हम पकड़ते हैं किसे? अपने ही लोगों को जो उनके साथ हैं। और मैं एक ही चीज कहूं कि एक कमाल की चीज है कि हम इस समय हम हमारी हमारी योजना होनी चाहिए थी कि हम उन लोगों को पकड़ दे जो 300 किलो आरडीएक्स लेकर के पुलवामा से पहले पूरे कश्मीर में 4 दिनों तक घूमते रहे। किन लोगों की मदद से? क्या वो सेना के लोग थे, क्या वो पुलिस के लोग थे, क्या इंटेलिजेंस के लोग थे? किसकी मदद से वो घूमते रहे, या नागरिक थे? किसकी मदद से घूमते रहे? उसकी जांच नहीं हो रही। जांच किस चीज की हो रही है? किसान जो सीमा पर खाना खा रहे हैं, इनके पास इतना आटा कहां से आ रहा है? जांच इसकी हो रही है। तो क्या कहें, सिर्फ बलिहारी की और क्या कह सकते हैं? और तब नरेंद्र तोमर जी का बयान सामने आता है जो कहते हैं कि अदृश्य शक्ति समझौता नहीं होने दे रही। वो अदृश्य शक्ति क्या है? कांग्रेस पार्टी? क्या अदृश्य शक्ति समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, दक्षिण की पार्टियां हैं? कौन पार्टी है इसके पीछे? अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो आपको नाम लेने में क्यों लज्जा आ रही है, क्यों शर्म आ रही है? अगर इन राजनीतिक दलों की इतनी ताकत होती तो नरेंद्र तोमर जी, आपके प्रधानमंत्री, इतनी ज्यादा सीटें चुनाव में ला ही नहीं सकते थे। ये तो नाकारा और बेवकूफ है, इनको तो लज्जा भी नहीं आती। इस समय ये किसानों के समर्थन में खड़े हैं, इनको ये बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं जो अपोजिशन के लोग हैं। और मैं आपको सावधान इसलिए कर रहा हूं, आप फिर मुगालते में, और मुगालते में आप ही नहीं, आपकी पूरी सरकार है। ये किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन है, देश के लोगों का समर्थन इससे प्राप्त है। इसलिए मैंने कहा ये किसानों के नेतृत्व में चल रहा राष्ट्रीय आंदोलन है, जो भारत की खेती को पूंजीपतियों से, बड़े औद्योगिक घरानों से और लुटेरों से बचाने के लिए चल रहा है। और किसानों को उनकी संपत्ति कोई न हड़प सके, इसकी चिंता में बॉर्डर्स के ऊपर वो आज 61वें दिन भी डटे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि हम 5 साल डटे रहेंगे। तब आप क्या करेंगे? किसानों के जज्बे को, चूंकि आप शायद किसान नहीं हैं, आप शुरू से राजनेता हैं, किसानों से आपकी बातचीत भी आजकल नहीं होती, आपको किसानों का जज्बा समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये अदृश्य शक्ति आपकी सरकार, आप अपनी सरकार की एजेंसीज के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि वो पता ही नहीं कर पा रहे हैं अदृश्य शक्ति कौन सी है। ये अदृश्य शक्ति इस देश की जनता है, जिसका गांव का अगुआ किसान है, क्योंकि गांव में ज्यादातर 99% लोग किसान रहते हैं। वो ही इस आंदोलन को चला रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका साथ न्यूज चैनल जिस तरह से दे रहे हैं, उससे आप देश के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। दुनिया भ्रम में नहीं है, आप देश के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं और अपने को भ्रम में डाल रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो समझौता नहीं होने दे रही। किसान समझौता नहीं कर रहा है नरेंद्र तोमर जी, किसान। और मुझे शर्म आती है कि जिस तरीके से टीवी न्यूज चैनल किसानों के प्रति अपनी घृणा दर्शा रहे हैं, पिछले 4 दिनों से अभियान चल रहा है, किसानों को अनुमति नहीं मिली। 4-5 चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल, जिन्होंने टीआरपी शायद वैसे ही खरीदी होगी जैसे एक चैनल का नाम आ रहा है कि उसने टीआरपी खरीदी, बार कोड लेकर के। और ये सारा जो भ्रष्टाचार का सिलसिला है ऊपर से शुरू होता है और एक नया गठजोड़ बना रहा है, जिस गठजोड़ में मीडिया के लोग भी शामिल है। मैं
उसी बिरादरी से हूं, मीडिया से। और मैं आंख में डाल के बात करता हूं, आंख से आंख में डालता हूं, तब बात करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो टेलीविजन चैनल कर रहे हैं निहायत गंदा काम कर रहे हैं। विदेश में आपकी साख खत्म हो चुकी है। उनकी साख है जो मेन लाइन टीवी न्यूज चैनल से अलग होकर के सोशल मीडिया पर अपनी बात कर रहे हैं। किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 1 लाख, और किसी के अगर थोड़े भी दर्शक हैं, लेकिन वो उनकी बात पे भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये हमारे हित की बात हमें बता रहा है, ये सही खबर दे रहा है, सत्य का दर्शन करा रहा है। वो उनके ऊपर भरोसा नहीं करते जो टेलीविजन के ऊपर बैठ करके और लबारपना करते हैं। लगभग 99% तो ऐसे ही इस समय न्यूज चैनल है। ये बहुत सारे अखबार वालों को, बहुत सारे मीडिया कर्मियों को जो सही हैं, उन्हें शर्म आ रही है कि वो उस दौर में हैं जिस दौर में उन्होंने कभी अपनी जान की बाजी लगाकर देश के लोगों को सही खबरें दी थी। उसी देश में आज बेशर्मी के साथ इस देश की सबसे बड़ी संख्या, सबसे साख वाले लोग, सबसे मेहनती लोग, किसान, उनका वो विरोध कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि इनमें तो खालिस्तानी है, इनमें तो पाकिस्तानी है। मैं न्यूज चैनल्स को निवेदन ही कर सकता हूं कि साख कोई सरकार आपकी नहीं बचाएगी, आपकी साख आप खुद बचाएंगे। लेकिन जब आपको लगे कि आपकी साख ही सरकार का समर्थन करने में है, आपकी साख ही कंफ्यूजन फैलाने में है, आपकी साख ही उन समाचारों को फैलाने में है जिन समाचारों में कोई दम नहीं है, आपकी साख ही पाकिस्तान का डर लेकर के हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करना और डराना है, जो कि सही नहीं है। पाकिस्तान है कितना बड़ा देश, उसमें वो तो अपने अपने आप उलझा हुआ है जाने कितने सालों से। लेकिन पाकिस्तान हमारे सरकारी मंत्रियों के लिए और हमारे राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी बैसाखी बन गया है। इसका नाम लो और देश के लोगों को भावनात्मक तौर पर एक तरफा करो और पाकिस्तान का नाम लेकर के एक विचार विशेष के लोगों को चुनाव में जिताओ। चल रहा है, खूब चल रहा है। अफसोस तो मुझे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री पर हो रहा है, जिन्होंने सोशल मीडिया का इतना प्रचार किया। जब वो प्रधानमंत्री 2014 में हुए, सेना से कहा कि ये आप बाकी सब छोड़ दीजिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए आपके कितने गीत गाए जा रहे हैं। सेना को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया और नतीजा क्या हुआ? आज वही सोशल मीडिया जो उस समय हमेशा सही का साथ लोग देते हैं, उसमें भी खरीदे हुए दलाल किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेकर के आईटी सेल चला करके लोगों को गाली देने वाले लोग हैं जो सही बात कहते हैं, उन्हें उसके ऊपर सबसे पहले मक्खियों, जब मधुमक्खियों की तरह, कुत्तों की तरह भाव 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 करके चिपट जाते हैं और उनकी साख खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि देश के लोग 1 सेकंड में आपकी पोस्ट देख करके समझ जाते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के दलाल हैं, उनके दिए हुए पैसों के ऊपर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं और उनके लिए आप इस देश के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। ये भूल जाते हैं वो। जिस तरह आज टेलीविजन की न्यूज आती है, डिस्कशन शुरू होता है, शुरू होते ही लोग बता देते हैं कि अब ये बोलेगा, अभी ये बोलेगा, अब ये बोलेगा। मैं ये सारी बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेलीविजन न्यूज की, टीवी चैनलों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी को अब निभा नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया निभा रहा है। उसमें भी 2/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा तो दुष्प्रचार करने में ही लगा हुआ है। इस समय देश में कहां कहां किसानों को लेकर के जागरण है, नव जागरण है, पुनर्जागरण है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, किसानों से भरी हुई सड़कें नजर आ रही हैं, टेलीविजन समाचार चैनल नहीं दिखा रहे हैं। बंबई में सड़कें भरी हुई हैं। अभी जब मेरी बात आपसे खत्म होगी, उसके बाद बंबई की सड़कों पर हजारों लोग राजभवन की तरफ कूच करेंगे राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए। परसों से नासिक से हजारों लोग, शायद 30,000 लोग बंबई की तरफ, अपनी राजधानी महाराष्ट्र की चल पड़े हैं और वो 2 घंटे में बंबई पहुंच जाएंगे। दिल्ली की सड़कें, जो सड़क भी दिल्ली की तरफ आ रही है, वो सड़क लोगों से भरी है, ट्रैक्टरों से भरी है, पैदल चलने वालों से भरी है
और वो सब दिल्ली में 26 जनवरी मनाने का जज्बा लिए हुए आ रहे हैं। ऐसा जज्बा शायद पहली 26 जनवरी को लोगों में रहा होगा, लेकिन पिछले सालों में तो नजर नहीं आया। जब लोगों को लग गया कि 26 जनवरी, अब गांव में इस 26 जनवरी के ऊपर झंडारोहण नहीं होता, प्रभात फेरी नहीं होती, जहां होता है वहां एक रस्म निभाई जाती है, लोगों का इंटरेस्ट उसमें खत्म हो गया। अब लोगों का इंटरेस्ट पहली बार गणतंत्र दिवस में जागा है। देश के किसान का इंटरेस्ट जागा है। उसकी इच्छा शक्ति के सामने सरकार को झुकना पड़ा और टेलीविजन चैनल्स का एक अफवाह, दंगा हो जाएगा, पुलिस तैयार है, इतने राज्यों की पुलिस की इतनी फोर्स लगा दी गई है, कहीं कुछ होगा तो फौरन ड्रोन से निगरानी होगी। अरे बाबा, अपने ही लोग आ रहे हैं, इनमें जो गड़बड़ लोग हैं, थाने को नहीं पता कौन गड़बड़ लोग हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको ये भरोसा है? लोग कहते हैं अक्सर कि पुलिस स्टेशन को पता होता है कि कौन कौन लोग कैसे कैसे, कितने चोर हैं, कितने डाकू हैं, कौन उनके लीडर हैं। जो रैंडम लड़के आ जाते हैं उनको छोड़ दें तो उनको सब पता होता है कि हमारे इलाके में कौन क्या करने वाला है। उन्हें पता है कि अगर दिल्ली में कुछ होगा तो कौन करेगा, लेकिन वो उन्हें राउंड अप नहीं करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे नहीं। वो तो तब पकड़ेंगे जब कोई राजनेता वहां से गुजरने वाला हो तो उनको पहले पकड़ लेंगे, अभी नहीं पकड़ेंगे। और ये बार बार कहना मुझे संदेह में डाल रहा है कि क्या सचमुच कहीं सोची समझी। नरेंद्र तोमर जी, याद रखिए, आपकी अदृश्य शक्ति जो सचमुच कहीं है, जो किसानों का आंदोलन तोड़ना चाहती है, जो किसानों के बीच में अपने दलाल भेज रही है, एजेंट भेज रही है, हथियारबंद लोग भेज रही है। अभी 4 दिन पहले किसानों ने एक आदमी को पकड़ा जिसने कहा कि हमारे 10 लोग हैं जो गायब हो गए हैं, लेकिन कहा कि हमारा एक आदमी किसानों ने पकड़ रखा है। उसको पुलिस को दे दिया, उन्होंने खुद उसका इलाज नहीं किया। छठे साठ्यम समाचार तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने पुलिस को दे दिया। पुलिस ने उसका बयान टेलीविजन मीडिया के ऊपर, वो न्यूज चैनल्स के ऊपर बड़ा बड़ा आया। हमें तो किसानों ने जबरदस्ती मार के पीट के ये कहने के लिए कहा, हमें तो किसानों ने वो मार देते अगर हम ये नहीं कहते, तो हमने बचने के लिए बयान दिया। ये कमाल है। और यही बातें ये बताती हैं, जिस तरह का प्रचार आज सुबह से शुरू हुआ है कि पाकिस्तान के 308 या 360 हैंडलर, जो भी संख्या ये बना दें, पाकिस्तानी एजेंट, खालिस्तानी एजेंट, इसमें शरारत करने वाले लोग इस शांतिपूर्ण आंदोलन को, ट्रैक्टर मार्च को, किसानों के मार्च को दूषित कर देंगे, रास्ता इसका भटका देंगे, हिंसा हो जाएगी। पहले दिल्ली में हिंसा होने का डर था, अब इस पूरे जुलूस में हिंसा होने का डर है। पर मैं ये बताऊं कि किसान इस देश के हैं, हिंसा तो दूर, उन्होंने तो ये कहा है कोई अगर ऐसा करेगा तो हम पकड़ के पहले अब उसका इलाज करेंगे और फिर पुलिस को देंगे। और मैं ऐसे सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पुलिस के हाथों पड़ जाएंगे तो शायद बच जाएंगे, अगर किसानों के हाथ पड़े तो आपके साथ गांव वाला न्याय होगा कि आपने दंगा फैलाने की कोशिश की, आपने किसानों को भड़काने की कोशिश की, तो किसान आपका गांव के तरीके से न्याय करेंगे, क्योंकि ये गांव से आए हुए लोग। और राकेश टिकैत की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, किसानों के नेता हैं, उन्होंने कहा कि गांव से किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चलेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी गांव की सड़क में तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, या वहां गड्ढे को ही सड़क कहते हैं, दिल्ली की सड़कें इतनी अच्छी कैसे हैं। तो उन्हें सरकार के विकास कार्यों में की जाने वाले भेदभाव का भी पता चलेगा कि शहरों का विकास कैसे हो रहा है, दिल्ली का विकास कैसे हो रहा है और उनके गांव का विकास कैसे हो रहा है, जिसका दावा उत्तर प्रदेश की सरकार टेलीविजन पे कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार टेलीविजन पर कर रही है, केंद्र सरकार टेलीविजन पर कर रही है, बड़े बड़े विज्ञापन देकर के। तो अगर ये सच है तो उनके यहाँ वो चीज क्यों नहीं, वो दिल्ली में ही और लखनऊ में और भोपाल में क्यों सच है? ये सवाल है उनके सामने। इसलिए मेरा ये कहना है कि बेंगलोर में लोग इकट्ठा हैं, चेन्नई में इकट्ठा हैं, मुंबई में इकट्ठा हैं, देश के लगभग हर राजधानी में इकट्ठा हैं। उनको हमारे समाचार चैनल नहीं दिखाएंगे, पर आप ध्यान रखिए, हर जगह किसान जाग करके राजधानी में दस्तक दे रहा है। ठक ठक ठक, किसान दरवाजे पर आ गया है। और दिनकर की लाइन याद आती है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर,
दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सरकार से जुड़े हुए लोग, प्रधानमंत्री जी, आपने पढ़ा है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये जनता, इसमें इतना ही फर्क है कि आपका सिंहासन लेने नहीं आ रही है, वो नया प्रधानमंत्री बनाने नहीं आ रही है, नई सरकार बनाने नहीं आ रही है, आपसे निवेदन करने आ रही है कि हम ही ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, हम ही ने आपको जिताया है, हम ही ने आपको कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री बनाया है, हम ही ने आपको आपको ताकत दी है, सर के ऊपर ताज दिया है। तो हमारी व्यथा सुनो, हमारे कानूनों को रद्द करो और वो कानून बनाओ जो किसान के हित में हो, जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के या दुनिया के पूंजीपतियों के हित में नहीं हो, क्योंकि हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के औद्योगिक घरानों के बहाने विदेशी पूंजीपति हिंदुस्तान की धरती को, हिंदुस्तान की खेती को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। उड़ीसा से किसान आए, वहां के किसान नेता और बहुत बड़े जन आंदोलनों के नेता अक्षय के नेतृत्व में, कहीं उनको किसी ने मदद नहीं की, लोगों ने उनको मदद की। वो टहलते 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 दिल्ली पहुंच चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो कल होने वाला है वो इतिहास का ऐसा दृश्य है कि हम में से जो कल तक जीवित रहेगा उसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैंने पता नहीं आपसे कहा या नहीं कहा, लेकिन फिर दोहराता हूं कि इस समय दिल्ली में कम से कम 5 लाख से ज्यादा किसान मौजूद है, 7 लाख। और कल सड़कों के ऊपर अगर 1 लाख ट्रैक्टर होंगे तो छोटी संख्या, सरकार ने 5 आदमियों को ट्रैक्टर के ऊपर चलने की अनुमति दी है। ट्रॉली नहीं चलेंगे, ट्रॉली होती तो ये संख्या, एक एक ट्रॉली पे 100-100 लोग होते, तो आप दिल्ली का हाल सोच सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक ट्रैक्टर पे 5 लोगों के चलने की अनुमति दी। अगर 1 लाख ट्रैक्टर हैं तो 5 लाख लोग इस देश के किसान, सरकार ने खुद उन्हें अन्नदाता नाम दिया, टेलीविजन चैनलों ने अन्नदाता नाम दिया। मैं उन्हें इस देश का अन्न उपजाने वाला, इस देश की रीढ़ की हड्डी, पेट में रोटी पहुंचाने वाली सबसे बड़ी ताकत मानता हूं, जो किसी भी औद्योगिक घराने से, किसी भी सरकार को अपनी बात स्पष्ट रूप से सामने रखने में और अपनी बात के लिए सरकार को तैयार करने में पर्याप्त है। वो कल दिल्ली की सड़कों के ऊपर होंगे। किसान एक संदेह उनके मन में है कि हमारे बीच में कहीं कोई राजनीतिक दल, ध्यान दीजिए, उनके मन में पाकिस्तान का संदेह नहीं है, उनके मन में खालिस्तान का संदेह नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है पाकिस्तानी यहां नहीं आ सकते, वो अपने ही यहां नहीं घूम सकते तो यहां कहां से आए। लेकिन उनका ये मानना है कि उनका नाम लेकर के शैतानी करने वाले राजनीतिक दलों के लोग और कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज या कुछ अति उत्साही सरकारी अफसर ये कोशिश कर सकते हैं कि कल जब किसान सड़क पर हों तो कोई वो शैतानी करे, जिसके लिए उन्होंने अपने 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स तय किए हैं। और हर किसान जो ट्रैक्टर चला रहा है वो इंटेलिजेंस का अफसर होगा, किसानों की इंटेलिजेंस का अफसर, जो सबके ऊपर नजर रखेगा। किसानों ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखी है, लेकिन किसान किसान है, भोले भाले लोग हैं, वो उन शातिराना चालों को नहीं समझते जो सरकारें करती हैं, जो एजेंसियां करती हैं, या जो विदेशी दलाल करते हैं। एक एक पुलिस का बड़ा अफसर कश्मीर में पकड़ा गया, जो बॉर्डर से, और वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है, वो बॉर्डर से लोगों को ला करके आतंकवादियों को दिल्ली तक छोड़ता था। उसका क्या हुआ? मुकदमा चला, सजा मिली उसे? नहीं मिली। हमारे यहां जिन लोगों ने पुलवामा हमले का जश्न मनाया और जिन्होंने अपनी चैट से ये खोला कि पुलवामा हमला एक कैसे हुआ और अब तो देश में बहुत अच्छा होगा, एक उत्साह जश्न मनाया, और जिन्होंने बालाकोट जैसे रहस्यमय यानी गुप्त एयर स्ट्राइक को पब्लिक के सामने कर दिया, वो लोग मर सकते थे। और जब ये बात हो रही थी तब वो चैट जारी था, मतलब घटना होने से पहले
कुछ लोगों को पता था, उन लोगों के खिलाफ क्या अभी तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं दर्ज हुआ। जिनके अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप से ये चैट हो रही है दो हिंदुस्तानियों के बीच में, हिंदुस्तान के जन्मजात नागरिक, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जरूर दर्ज हो जाता है जो छात्र हैं और जो अपनी मांगों को सामने रखते हैं। अभी तक किसानों के ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन किसानों को नोटिस गए हैं। हरियाणा में गए हैं, पंजाब में गए हैं, उत्तर प्रदेश में गए हैं और उनके ऊपर नजर है। आज पता चला कि जो लोग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ट्रेन में आ रहे हैं, उनमें पुलिस हर स्टेशन पर चेक कर रही है और उससे जो भी दिल्ली की रैली में जाने वाला संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसे वो वहीं उतार ले रहे हैं। क्या ये किसी लोकप्रिय सरकार का फर्ज है? ये लोकप्रिय सरकार का फर्ज नहीं है, ये डरी हुई सरकार का कारनामा है जो वो कर रही है। दोस्तों, दिल्ली में लोग खुद नहीं डरे हैं। दिल्ली में मैं आपको खबर दूं, मेरी जानकारी यह है कि बहुत सारी जगहों पर लोग इन किसानों का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। थाली में आरती सजाकर, उन्हें पीने का पानी दे करके, उन्हें कुछ खाने पीने का सामान दे करके दिल्ली के लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि किसान हमारे दरवाजे पर आए हैं, हमें इनका वैसा ही स्वागत करना चाहिए। लेकिन दिल्ली को डराने की कोशिश कौन कर रहा है? न्यूज चैनल्स के अलावा राजनीतिक दल डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और आज एक बीजेपी की प्रवक्ता सवेरे बातचीत में कह रही थी कि हम कह रहे थे कि इसमें खालिस्तानी है, और उसके सबूत में आज उन्होंने एक कांग्रेस सांसद का नाम लिया। ये सांसद चले गए किसानों की मीटिंग में सिंघू बॉर्डर पर अपनी तरफ से और भाषण देने की कोशिश की, लोगों ने उन्हें उतार दिया। उन्होंने कहा ये किसानों का आंदोलन, ये राजनीतिक दलों का आंदोलन नहीं है। यहाँ पर ना भारतीय जनता पार्टी का कोई आएगा तो कांग्रेस का भी कोई नहीं आएगा, किसी पार्टी का कोई आदमी हमारे मंच से नहीं बोलेगा। आप नीचे बैठिए, अनशन कीजिए, सत्याग्रह कीजिए, धरना दीजिए, आपका स्वागत है। आप लेकिन ठंड में बैठिए हमारे साथ, जो हम खाते हैं वो आप खाइए, लेकिन हमारे मंच से किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं बोलेगा। उसे उतारा तो उसको लगा कि मेरी तो बेइज्जती होगी, उसने लड़ने की कोशिश की। और आज मजे की चीज, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्हीं का उदाहरण दे रही कि देखिए उसने वहां से उतरने के बाद कहा कि इसमें तो खालिस्तानी लोग। अब मैं यहाँ राजनीतिक दलों को एक सलाह देना चाहता हूं। आप अगर किसानों का समर्थन करना चाहते हैं तो आप किसानों के आंदोलन से अलग अपना आंदोलन क्यों नहीं करते? अगर आप उनका सचमुच पक्ष लेना चाहते हैं, चाहे वो शरद पवार जी हों, चाहे महाराष्ट्र के किसान हों, चाहे दिल्ली के कांग्रेस के नेता हों जो इसका समर्थन करना चाहते हैं, राहुल गांधी स्वयं हो, वो सारे देश में अपने अपने दलों का आंदोलन क्यों नहीं करते किसानों के समर्थन में? वो किसानों की भीड़ में खुद जाना क्यों चाहते हैं? उन्हें किसानों की भीड़ में नहीं जाना चाहिए, उन्हें किसानों के बीच अपने झंडे नहीं लहराने चाहिए। सीपीआई भी यही गलती कर रही है, किसानों के बीच में उनके झंडे लहराए जा रहे हैं। जो नासिक से दिल्ली की तरफ आए, हमें सीपीआई के झंडे दिखाई दिए। अगर सीपीआई में जरा भी आंदोलन को लेकर के सेंसिटिविटी होती, उन्हें ये झंडा नहीं लाना चाहिए था। उन्हें किसानों के साथ, उनके लोग चलते किसान बनके, उनके कार्ड होल्डर, उनके पार्टी के नेता चलते किसान बनकर, उसे सीपीआई का जुलूस नहीं बताना चाहिए, बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये है नहीं। महाराष्ट्र में इतने दिनों जो किसानों का आंदोलन हुआ, प्याज को लेके हुआ, दूध को लेके हुआ, जो 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 अरहर को लेके हुआ, जितने आंदोलन हुए उन आंदोलनों में किसान थे, पार्टियां नहीं थी। किसी भी आंदोलन को पार्टी के झंडे के, पार्टी की लीडरशिप में आंदोलन हुआ बताना उन्हें वोट नहीं दिलाएगा, किसानों के बीच में गुस्सा पैदा करेगा। मेरा ये कहना है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जो मदद करना चाहते, जो किसानों का समर्थन करना चाहते हैं, उनके बीच में जाना चाहते हैं, उन्हें अलग से आंदोलन आयोजित करना चाहिए। और अगर वो करेंगे तो उनकी साख बढ़ेगी, और नहीं करेंगे तो वो सिर्फ ट्विटर पर विरोध करते दिखाई देंगे। ट्विटर पर, जिसका श्री राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है
कि वो लोगों के बीच में कम, ट्विटर के ऊपर ज्यादा रहते हैं। मैं दो चीजें आखिर में कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। कल और आज मेरी 5 ऐसे दोस्तों से बातचीत हुई जो एक दल विशेष के पदाधिकारी हैं। मैं उनका नाम नहीं खोलूंगा, अगर वो मुझे फोन करेंगे तो मैं खोल दूंगा। उन्होंने मुझे कहा, देखा आपने बंगाल में मोदी जी ने कितना कमाल का काम किया, ममता दीदी को चुप करा दिया और ममता जी जय श्री राम के नारे पे चिढ़ गई। मैंने उनसे पूछा, भाई जय श्री राम का नारा इतना भावनात्मक और इस देश के जनजीवन में रचा बसा है कि आपने वो नारा लगाया, वो तो बहुत ठीक, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि जय श्री राम का मतलब क्या है? जय श्री राम एक नाम है या जय श्री राम एक राजनीतिक पद्धति है और जीवन जीने का एक तरीका है? उनका क्या मतलब? मैंने कहा, आप मुझे बता दीजिए राम राज्य क्या है? फौरन उन्होंने कहा, जो मोदी जी कर रहे हैं वही राम राज्य। मैंने कहा, भाई कोई दो तीन चार चीजें तो बता दो। कह लेंगे नहीं, जो मोदी जी कर रहे हैं आप उसी को राम राज्य मान लो। बाकी 2 लोगों ने कहा कि हमें संतोष भाई राम राज्य का मतलब नहीं पता, हम तो जय श्री राम का नारा लगाते। मैंने दूसरा सवाल पूछा, राम राम क्यों बने? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? राम राज्य की में कोई न्याय होता था, नहीं होता था? उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें आप हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं पूछ करके? मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम नहीं जानते क्या है, लेकिन हाँ, हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अब आप सोचिए, ये मेरे अच्छे मित्र हैं, राजनीतिक दल विशेष के वो पदाधिकारी हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं है लेकिन मझले कद के पदाधिकारी हैं। जब वो ये कह रहे हैं तो जय श्री राम का नारा लगा करके किसी की हत्या करना, जय श्री राम का नारा लगा करके किसी को परेशान करना, सड़क पे वसूली करना, जय श्री राम का नारा लगा के, क्या ये राम राज्य है की कल्पना में कहीं है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मैंने ये देखा कि जिस तरीके से फैनेटिक तरीके से जय श्री राम का नारा लगता है, उससे डर लग जाता है कि ये जय श्री राम के भगवान श्री राम के मानने वाले नहीं है, ये किसी श्री राम डाकू के तो कहीं समर्थक नहीं है। लाला राम श्री राम नाम के एक डाकू चंबलों में बहुत मशहूर डाकू हुए हैं, जिन्होंने फूलन देवी को पकड़ के उनका बलात्कार करवाया था। लाला राम श्री राम, उनमें भी एक श्री राम था। तो क्या हम उस श्री राम के मानने वाले हैं? नहीं। बहरहाल ये आज का विषय नहीं है। आज का विषय है, ये किसानों का राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत सरकार को इसका स्वागत करना चाहिए, अभी भी वक्त। फिर आप स्वीकार करेंगे, मजबूरी में करेंगे, क्योंकि फिर किसान कहेंगे दिल्ली चलो, और आप कह रहे हैं कि 28-29 को 26 जनवरी के बाद वो कहेंगे ठीक है हम एक दिन दिल्ली में 50 लाख लूट ले आते हैं, तब आप क्या करेंगे? फिर आप जगह जगह रोकेंगे। और मैं आपको बता दूं, किसानों की इतनी संख्या है, और बार बार मैं कहता हूं, किसानों को इसलिए मत नोचिए, खसोटिए, कोचिए, उन्हें उकसाइए कि उनके परिवार के जो लोग आपकी सेवा में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में, या सरकार के भीतर जो किसानों के बच्चे हैं, वो वहां पे पहुंच जाएं और उन्हें लगे कि ये तो हमारे आगे के सारे भविष्य को बर्बाद करने की योजनाएं कुछ ताकतें हैं, अदृश्य ताकतें बना रही हैं। वो स्थिति मत लाइए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बात की बधाई देता हूं कि कल आप हिंदुस्तान में एक ऐसा अनूठा जुलूस देखेंगे, जो जुलूस इस देश के किसानों का है, इस देश के गांवों का है, जैसा जुलूस आज से पहले कभी नहीं निकला, और जिसे अपने कैमरों में कैद करने के लिए दुनिया भर के टेलीविजन चैनल और फोटोग्राफर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे मीडिया का भी इम्तहान है, शायद वो कल इग्नोर नहीं कर पाएगा, भले ही कंफ्यूजन कहीं पैदा करने की कोशिश करे, कहीं कोई एक भगदड़ हो तो आप कह दें कि देखो 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 देखो, तो हमने कहा था ना इसमें पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान से लड़ने का सही तरीका तलाशिए। पाकिस्तान पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, उसे आप एक भूत बना करके खड़ा कर रहे हैं,
और देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को डरा रहे। अगर पाकिस्तान में इतनी ही ताकत होती तो पाकिस्तान अब तक हमसे बहुत कुछ छीन चुका होता। लेकिन पाकिस्तान को जिस दिन हम चाहें पूरा सबक सिखा सकते हैं। उसके लिए हमको राफेल की ताकत दिखाने की और तोप की ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को तो वैसे ही आप घेरे हुए हैं, मार चुके हैं, उसकी अर्थव्यवस्था आप तोड़ चुके हैं। इसलिए मेरी चिंता पाकिस्तान नहीं है, मेरी चिंता अपने लोग हैं जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। जो पुलवामा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पुलवामा के ऊपर जश्न मनाया होगा, जिन्होंने बालाकोट को की खबर लोगों के बीच में मतलब पाकिस्तान को मिले और हमारे लोग मारे जाएं, उसकी इसकी भी इच्छा की होगी। ऐसे लोगों को सरकार देशद्रोह के मुकदमे में, सचमुच देशद्रोह के मुकदमे में क्यों नहीं डालती, ये मेरे लिए आश्चर्य की चीज है। तब लगता है कि कहीं ऐसी ताकतों का रिश्ता इस सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों के साथ तो नहीं है। तभी सरकार उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, बयान नहीं दे रही है, उनके साथ अपने रिश्ते को नकार नहीं रही है, नहीं नकार रही है। ये शक तो पैदा करता ही है ना। देश के लोगों में अपने लिए शक पैदा करने वाले लोग सरकार में अगर हों तो ये प्रधानमंत्री मोदी की चिंता का विषय है, हमारी चिंता का विषय नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का साथ देकर भी कुछ नहीं कर सकते। गद्दार गद्दार ही रहता है। देशद्रोही वो हैं जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं। देशभक्त वो हैं जो कल ट्रैक्टर के ऊपर दिल्ली की सड़कों पर जय हिंद करते हुए, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए निकले। उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए, उन्हें जगह जगह आरती सजाकर उनका स्वागत कीजिए। ये देश के नव निर्माण की नई आशा है, देश के सामने नई चुनौतियों को स्वीकार करने वाले महावीर हैं जो ट्रैक्टर पर चढ़ करके, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे वो नौजवान हों, देश की आशा है। और बुजुर्ग जिस तरह से अपनी जान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो अभी 10,000 तक मरने के लिए तैयार हैं, उनका स्वागत कीजिए, उन्हें प्रणाम भेजिए, उनके पास जाइए, नहीं जाइए तो किसी को भेजिए या अपने ही यहां उनकी प्रशंसा में 4 लाइनें कह दीजिए। कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन के स्वागत के लिए मैं संतोष भारती आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, उनका स्वागत कीजिए, उन्हें उनका स्वागत मुस्कुरा कर कीजिए, उनके स्वागत में नारे लगाइए, 4 कदम साथ चलिए उस जुलूस के, सिर्फ 4 कदम। वो 4 कदम 400 कदम के बराबर होंगे। ये देश कल उनके साथ चलेगा। नमस्कार, जय हिंद।